भाई आज पीएम नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने इस बिल्डिंग की नींव रखी थी और आज 28 मई 2023 को इसे इनॉग्रेट किया। इस बिल्डिंग को बनाने में रिपोर्टेडली 1250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या जरूरत है इतना पैसा लगाने की। पुराने पार्लियामेंट की बिल्डिंग में क्या खराबी है? क्या ऐसी बात है कि जब से इसकी फाउंडेशन रखी गई है लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं। 2019 में दोस्तों सरकार ने अनाउंस किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये नई दिल्ली का वो एरिया है जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाता है। यानी इसमें नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स, हमारा करंट पार्लियामेंट 3 किलोमीटर में फैले रोड स्ट्रेच को सरकार रीडेवलप करना चाहती है, जिसके चलते इंडिया गेट के आसपास के एरिया को ऑलरेडी रीडेवलप किया जा चुका है। शायद आपने रिपब्लिक डे की परेड के दौरान ध्यान भी दिया हो। इसका ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। ये जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये वन ऑफ द मेन की फीचर्स है इस प्रोजेक्ट का, लेकिन ये इकलौता नहीं है। इसके अलावा एक नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पीएम के लिए नया रेजिडेंस और ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नया घर और भी कई नई चीजें डेवलप करनी है। लेकिन ये जो 1250 करोड़ रुपए का बजट है ये सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए ही है। और पहले तो ये बजट सिर्फ 971 करोड़ ही था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान इसे 29% से बढ़ाना पड़ा। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट अराउंड 20,000 करोड़ रुपए है। और जब प्रधानमंत्री ने इस बिल्डिंग की नींव रखी थी तब उन्होंने कहा था कि ये बिल्डिंग सिंबल बनेगी आत्मनिर्भर भारत का। स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग को पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग के बराबर में ही बनाया गया है। ये 4 मंजिला इमारत है और इसे एक ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। एरिया वाइज बात करूं तो ये 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला है, जिसमें 3 मेन गेट्स हैं जिनका नाम दिया गया है ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। नेशनल सिंबल्स को इसमें एज अ थीम यूज किया गया है। लोकसभा का डिजाइन पीकॉक थीम पर बेस्ड है, वहीं राज्यसभा का डिजाइन लोटस थीम पर बेस्ड है। बिल्डिंग में नए ऑडियो विजुअल टूल्स का भी यूज किया गया है। एमपीज की सीट्स पर नए मल्टीमीडिया डिस्प्लेस का यूज किया गया है, जिससे अब पार्लियामेंट सेशन बिल्कुल पेपरलेस हो जाएंगे। अब पहले की तरह जैसे नेता कागजों को फाड़ दिया करते थे अब वैसा नहीं रहेगा। और बिल्डिंग में काफी सारा इस ऑफिस स्पेस भी रखा गया है। स्मार्ट डिस्प्लेस और बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि वोटिंग को आसान बनाया जा सके। एक और मेजर चेंज जो इस बिल्डिंग में है कि यहाँ कोई सेंट्रल हॉल नहीं है। दोस्तों सेंट्रल हॉल वो जगह होती है जहां पर जॉइंट सेशन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच। अब इसे हटा दिया गया है और लोकसभा को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये सेशन यहाँ पर आसानी से किए जा सकेंगे। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी को 1272 तक कर दिया गया है। स्पेशल फैसिलिटी दी गई है मीडिया के लिए। इनके लिए 530 सीट्स का अरेंजमेंट किया गया है और दोनों हाउसेज में भी आम जनता के लिए अलग से गैलरी होगी ताकि वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को खुद विटनेस कर सकें, जो कि काफी अच्छी सोच है। और इस नए पार्लियामेंट में एक और हिस्टोरिक चीज को जगह मिलती है, वो है सेंगल। दोस्तों ये एक छड़ी जैसी है जिसमें नंदी को बनाया गया है और ये इतनी ज्यादा हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। अब बात आती है कि क्या जरूरत पड़ गई नई पार्लियामेंट की। सबसे पहला आर्गुमेंट आता है सीटिंग कैपेसिटी को लेकर। अभी हमारा जो करंट पार्लियामेंट है इसके पास 550 लोकसभा मेंबर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। तो आप बोलोगे सही तो है, हमारे पास सिर्फ 543 लोकसभा मेंबर्स ही तो हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ज्यादा से ज्यादा 552 एमपीज को अलाउ करता है एक बार में। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सभी एमपीज एक साथ प्रेजेंट हो, बल्कि कुछ तो साल में एक आध बार ही दिखाई पड़ते हैं। जो नाम मेरे दिमाग में आते हैं वो है गौतम गंभीर, हेमा मालिनी, सनी देओल। अब एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं और ऐसे कई और लोग भी हैं। लेकिन अब बात ऐसी है, जब देश आजाद हुआ तो ये फैसला लिया गया कि ये जो एलोकेशंस ऑफ सीट हैं इन्हें हर 10 साल में एडजस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन चेंजेस। और जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लाइन ड्रॉ करी जा रही थी तो इस काम को कुछ इस तरीके से किया गया कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफली सेम पॉपुलेशन हो ताकि हर एमपी सेम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे। और जैसे जैसे टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया जाएगा हर 10 साल बाद और सीट्स को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस रूल में एक प्रॉब्लम हुई साल 1970s में, जब सरकार फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर रही थी। तो ऐसे में होगा क्या कि जो स्टेट्स फैमिली प्लानिंग सही तरीके से नहीं करेगी वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगी और उनकी पावर भी बढ़ेगी। और जिन स्टेट्स में फैमिली प्लानिंग बेहतर तरीके से हो रही है उनकी सीट्स और पावर दोनों कम हो जाएंगी। ऐसे में 1976 में फैसला लिया गया है कि नंबर ऑफ एमपीज के काउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा 2001 तक के लिए। लेकिन 2001 आया, 2 आया, तब कहा गया कि कोई जरूरत नहीं है सीट्स को इंक्रीज करने की। अब हम ये फैसला 2026 में रिएवैल्यूएट करेंगे और तब देखेंगे कि सीट्स को इंक्रीज करना है, इनकी डीलिमिटेशन करनी है। वैसे सीट्स को इंक्रीज करने के प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहा जाता है। अब 2026 भी ज्यादा दूर नहीं है, इतना टाइम तक डीलिमिटेशन को पोस्टपोन किया गया है। इससे हुआ ये कि एमपीज इक्वल नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। एक एमपी जो तमिलनाडु से आता है वो एवरेज 1.8 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं एक एमपी जो यूपी से आता है वो एवरेज 3 मिलियन लोगों
लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे ऐसा हो गया है कि आपके एक वोट की कीमत एक नहीं है, कुछ स्टेट में ये ज़्यादा हो गई है तो कुछ में कम। एक बार हम 2026 की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन पर नज़र डालें और उस हिसाब से सीट्स को रीलोकेट करें तो अभी जो हमारे एमपीज़ की कैपेसिटी 543 है, रीलोकेशन के बाद वो 848 हो जाएंगे, हमारी करंट पार्लियामेंट की कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा। और इसी को मेन रीज़न बताया गया है कि क्यों हमें एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत है। और हमारी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसमें लोकसभा की कैपेसिटी 1200 से भी ज़्यादा है। अब डिलिमिटेशन होनी चाहिए या नहीं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके फेवर में जो आर्गूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताया कि हर इंसान के वोट की वैल्यू इक्वल नहीं है। अब इसके खिलाफ में क्या आर्गूमेंट्स हैं, इन पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला आर्गूमेंट तो यही है कि जिन स्टेट्स ने ओवर द ईयर फैमिली प्लानिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम हो जाएंगी और जिन्होंने नहीं किया उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पावर दोनों ही बढ़ जाएंगी एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। अब दूसरा आर्गूमेंट आता है देश का पैसा बचाना। अगर 500 की जगह 800 एमपी हो जाएंगे तो उनकी सैलरीज और सिक्योरिटी में देश का करोड़ों का खर्चा होगा, तो देश के कई करोड़ बचाए जा सकते हैं नंबर ऑफ एमपीज को सेम रख के। कुछ माइनर आर्गूमेंट जैसे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है, माइक्रोफोन्स काफी पुराने हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों का नई पार्लियामेंट में ध्यान रखा गया है, अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया है। अब जो लोग नंबर ऑफ एमपीज बढ़ाने के सपोर्ट में नहीं है उनका कहना है कि वैसे भी 2063 तक हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी और उसके बाद तो फिर ये डिक्लाइन ही होनी है, तो सिर्फ 50-70 सालों के लिए एक नई पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत थी। ये तो सिर्फ पैसे और टाइम की बर्बादी हुई है, कुछ टाइम के बाद तो पॉपुलेशन को वैसे भी कम ही होना है। और दोस्तों दुनिया में कई ऐसे पार्लियामेंट्स हैं जो कि बहुत पुराने हैं लेकिन उन्हें आज भी यूज किया जा रहा है। जैसे अमेरिका का पार्लियामेंट 1793 में बनाया गया था, यूके का 1870 में, इटली का 1505 में, स्पेन का 1814 में। इन सबके कंपैरिजन में हमारा पार्लियामेंट तो सिर्फ 1927 में ही बनाया गया था। और फिर जितना हजारों करोड़ रुपए इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगाया जा रहा है उसे देश के किसी और काम में लगाया जा सकता था। मेरा ओपिनियन पर्सनली इस साइड पर है कि अभी नंबर ऑफ एमपीज को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर पुराने पार्लियामेंट में कोई कमियां थी भी तो भी उन्हें अपग्रेड किया जा सकता था। खैर अब तो ये नई पार्लियामेंट बन चुकी है, अब आप बताओ आपका क्या मानना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।